Good afternoon. Good afternoon. Tej Singh. Very good afternoon. Deepika. Good afternoon. सागर शुक्ला, आदिति, आदित्य, दीपिका, मानसी, घनश्याम, निधि, श्रेया, श्रीराज, गौतम, सिमरन, तेज, वैभव, आस्था, निकिता, प्रतीक, वेरी गुड आफ्टरनून. लास्ट क्लास में क्या पढ़ा रहे थे हम लोग? क्या कौन सा टॉपिक चल रहा था? एनी आइडिया? टाइप्स ऑफ रैम. रोम अभी कहाँ बताया? रैम बताया था. हाँ, अभी रोम नहीं बताया. टाइप्स ऑफ कैश और इधर रैम. सीपीयू आर्किटेक्चर में टाइप ऑफ रैम. सीपीयू आर्किटेक्चर में नहीं, सीपीयू आर्किटेक्चर वाला टॉपिक खत्म हो गया. अब मेमोरी टॉपिक शुरू हो गया है. प्रतीक, मेमोरी में दो तरह की मेमोरी होती है, टेम्परेरी और परमानेंट. टेम्परेरी में रैम और कैश एग्जाम्पल हैं टेम्परेरी मेमोरी के, जिसमें से हम लोग ने कैश को पढ़ा था. कैश 3 लेवल की होती हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जिसमें से लेवल 1 और लेवल 2 ये इनसाइड द सीपीयू होती हैं और लेवल 3 आउटसाइड द सीपीयू होती हैं. और रैम को पढ़ रहे थे कि रैम के टाइप्स. ठीक है, ओके, लेट्स मूव फर्दर. टाइप ऑफ रैम हेडिंग हम लोगों की रहेगी. ये भी हम लोगों ने बता दिया था, हम थोड़ा सा एक रिवाइज कर देते हैं. टाइप ऑफ रैम, इसमें आप लोगों को हम लोगों ने दो तरह का बताया था. एक एस रैम और एक डी रैम. ठीक है, एस रैम, डी रैम, यानी कि स्टैटिक रैम. रैम का फुल फॉर्म वही रहेगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी. और डी रैम इज डायनेमिक रैम. हम लोग ये भी डिस्कस कर चुके थे कि एस रैम और डी रैम में फ़र्क क्या है. एस रैम सिर्फ प्रोसेसिंग के लिए डेटा को यूज़ करा जाता है और इसको सिर्फ सीपीयू यूज़ करता है, जबकि डी रैम यूज़र और सीपीयू दोनों यूज़ कर सकते हैं. यानी कि यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं, जैसे कोई पूछे कि एस रैम डी रैम में क्या डिफरेंस हुआ, तो आप कहेंगे एस रैम स्टैटिक रैम यूज्ड बाय
CPU ओनली। यहाँ पे लाइट चली गई, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी रैम में यूज्ड बाय यूजर एंड CPU, या सिस्टम भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे CPU लिखा है, सिस्टम भी लिख सकते हैं। इसको ड्रॉ कर लीजिएगा फिगर। कैश और रैम, यहाँ पर आप लिखेंगे एस रैम, यानी कि एस रैम का एग्जाम्पल अगर कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे, कैश मेमोरी। और डी रैम का एग्जाम्पल कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे, रैम, डी रैम। तो हम लोग जितना भी वर्किंग करते हैं, जैसे इस समय हम अपने लैपटॉप पे लिख रहे हैं और लैपटॉप से ही आपको समझा रहे हैं, तो हम कहाँ पर हैं, हम अपने डी रैम पर हैं। ये हम डी रैम पे वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है ना, यूजर्स वर्किंग ऑन डी रैम। यूजर अपना जो भी काम करता है उसके लिए जो मेमोरी यूज करता है दैट इज डी रैम, यूजर्स वर्किंग, ये यूजर वर्किंग है, ठीक है ना। और ये जो एस रैम है दैट इज कैश, ये कौन यूज कर रहा है, यूज्ड बाय सीपीयू, ठीक है। अब ये जो डी रैम है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को, शिवराज गौतम गुड आफ्टरनून, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, थोड़ी सी चीज और इसमें बची हुई है, रैम में पढ़ लेते हैं कि जो आपका डी रैम है, डी रैम डायनेमिक रैम, ये कैसा होता है, वोलाटाइल, वोलाटाइल हमने आपको बताया था क्या, पावर ऑफ डेटा विल बी लॉस्ट, डेटा लॉस यानी कि डेटा डिलीटेड। अब ये जो डी रैम होता है आपका, इसमें कई तरह के रैम्स आते हैं, कैसे कैसे आते हैं, इसमें एक आता है एस डी रैम, एस डी रैम फुल फॉर्म जरूरी है लिखना, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस फॉर वही वो डी फॉर डायनेमिक, सिंक्रोनस बस एक सिंक्रोनस बढ़ जाएगा, बाकी फुल फॉर्म सेम रहेगा, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी फॉर डायनेमिक, ठीक है ना। इसी में ये जो एस डी रैम होती है, इससे और अच्छी जो रैम होती है, स्पीड में जो फास्ट होती है, वो कहलाती है डी डी आर, डी डी आर रैम, या डी डी आर एस डी रैम, डी डी आर एस डी रैम ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है। अब ये डी डी आर क्या होता है, डी डी आर का हम लोग फुल फॉर्म लिख लेंगे यहाँ पर, तो क्लियर हो जाएगा कि डी डी आर मतलब क्या होता है, डबल डेटा रेट, डबल डेटा रेट, मतलब ये डबल डेटा रेट का, डबल डेटा एस डी रैम, एस फॉर सिंक्रोनस और डी फॉर डायनेमिक, आर फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, एस डी रैम। हम्म, सिंक्रोनस का मतलब बता रहे हैं क्या होता है, देखो डबल डेटा रेट का मतलब हो गया कि ये जो है कैसी हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। फास्ट का मतलब इसमें डेटा तेजी से ये प्रोवाइड करा सकता है। देखो
जैसे यहाँ पर इसको रैम का कॉन्सेप्ट समझने के लिए देखो, जितनी चौड़ी रोड होगी उतना ही फास्ट ट्रैफिक होगा, ये चीज ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक रोड बना दें, सपोज हमने यहाँ पर एक रोड बना दी, ऐसे समझे, इसको दूसरे पेज में कर लेते हैं। अभी बता रहे सिंक्रोनस का मतलब, पहले डबल डेटा रेट का मतलब समझ लेते हैं। ठीक है? मान लेते हैं कि ये एक रोड है, ठीक है, ये रोड है। अब इस रोड का ये जो विड्थ है, विड्थ डब्ल्यू, चौड़ाई, यानी यहाँ से यहाँ तक, ये हम मान लेते हैं कि इसमें एक बार में एक कार आएगी, आ कार, ठीक है। तो अगर एक कार इधर से आ जाए और एक कार इधर से आ जाए तो निकल नहीं पाएगी। इसका मतलब वेट करना पड़ेगा, एक कार को हमको क्या कराना पड़ेगा, एक कार को पहले मूव करा देना पड़ेगा, तब दूसरी कार इंटर होगी। अगर इसी रोड की विड्थ टू कार कर दी जाए, यानी कि अभी ये वन लेन है, सिंगल लेन, ऐसे ही इसको डबल लेन कर दी जाए, तो सिंगल लेन पे जो ट्रैफिक होगा वो कैसा होगा, ट्रैफिक स्लो होगा। और डबल लेन पे वही ट्रैफिक कैसा हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। और अगर ये लेन फोर लेन कर दी जाए तो वेरी फास्ट हो जाएगा। और यही फोर की जगह एट कर दी जाए, एट लेन, सिक्सटीन लेन, तो जैसे जैसे हम इसकी विड्थ बढ़ाएंगे हाईवे की, मान लो कि ये हाईवे की विड्थ हमारी बढ़ गई, ठीक है, ये हाईवे की विड्थ बढ़ गई। अब इसमें कई सारी लेन्स बन गई हैं और हर एक लेन एक एक कार की चौड़ाई है एक लेन में। तो मान लेते हैं कि इसकी जो ये विड्थ बनी, ये विड्थ है, एक ये विड्थ है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो यहाँ पे एक कार हुई, एक कार, दो कार, तीन कार, चार कार, पांच कार, पांच कार एक साथ निकल जाएंगी, है ना। यानी पांच कार में से दो कार इधर एक साथ और दो कार इधर एक साथ तो आ ही जा सकती हैं। तो आना जाना इसमें फास्ट हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि अक्सर ये कहा जाता है, हाईवे में कहा जाता है एक्सप्रेस वे, एक्सप्रेस वे बोलते हैं ना। एक्सप्रेस वे का मतलब होता है कि ये बहुत चौड़ा रोड होगा और इस चौड़े रोड में से पतली पतली बहुत सारी गाड़ियां तेजी से गुजर सकती हैं। तो अगर आपको स्पीड हाई चाहिए तो रोड चौड़ी होना मांगता है। तो उसी तरीके से रैम अगर फास्ट चाहिए तो रैम में डेटा जो रेट है आने जाने का वो डबल अगर कर दिया जाए, मान लीजिए 8 बिट आ रहा है तो 8 से 16 कर दिया जाए तो 8 8 एक बार में आ जा सकता है। अगर 16 16 कर दिया तो 16 एक बार में, 16 एक बार में आ जा सकता है। ठीक है। तो इस तरह से अगर डेटा रेट डबल होता गया तो हमारी रैम की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है ना, उसी को कहा जाता है डबल डेटा रेट। ये डबल डेटा रेट समझ में आया। अब इसी तरीके से आपका जो मार्केट में रैम मिलती है तो वो कहलाती है DDR1, DDR2, 3, ऐसे ही करके मार्केट में आती हैं। तो नंबर यहाँ जितना ज़्यादा लिखा रहेगा ये रैम उतनी ही फास्ट होगी। तो अगर DDR1 है और DDR2 है, DDR3 है, तो इसमें से फास्टेस्ट होगी DDR3। ठीक है। अगर सिर्फ SD रैम लिखा हुआ है और DDR1 है तो एस डी रैम स्लो होगी DDR1 से, DDR2 फास्ट होगा DDR1 से, DDR3 फास्टेस्ट होगा DDR1 2 और SD रैम से। क्लियर। अब यहाँ पर ये जो सिंक्रोनस लिखा हुआ है, सिंक्रोनस का मतलब होता है तालमेल। ठीक है। किसी चीज का तालमेल बैठाना, तालमेल बैठाने का मतलब होता है कि जैसे ट्रैफिक होता है ना, ट्रैफिक सिग्नल्स पे एक तरफ रेड करा जाता है, फिर एक तरफ ग्रीन करा जाता है। अगर चारों तरफ ग्रीन कर देंगे, अगर चारों तरफ ग्रीन कर दिया जाए तो क्या होगा,
चारों तरफ से ट्रैफिक आकर के, चारों तरफ से लोग आकर के एक दूसरे से लड़ जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो सिंक्रोनस का मतलब होता है तालमेल पैदा करना, कि कौन सा डेटा आ रहा है, कौन सा डेटा जा रहा है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं सिंक्रोनस। सिंक्रोनस, सिंक्रोनस का मतलब होता है कि अब देखो यहाँ पर मान लो कि ये तुम्हारा ये रैम है, ठीक है, ये आपकी रैम है। अगर इस रैम में मान लो इस रैम की कैपेसिटी है 200 MB, 200 MB की रैम है मान लेते हैं, ठीक। और इसमें 100 MB डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। और इसमें मान के चलिए कि डेटा और आने वाला है 200 MB। इसकी टोटल कैपेसिटी 200 है, ध्यान दीजिएगा, टोटल कैपेसिटी 200 है। अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है वो 100 MB का है, जो डेटा आना चाहता है वो 200 MB का है। तो यहाँ स्पेस फ्री कितना है, यहाँ पे जो फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस कितना है, फ्री स्पेस 100 का है। तो इसमें से 100 ही आएगा, 200 नहीं आएगा। यानी 100 अंदर चला जाएगा और 100 यहाँ वेट करेगा। इस तरह से तालमेल करके काम करेंगे। जैसे किसी रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट में पूरा रेस्टोरेंट फुल है, अब आपको बैठने की जगह नहीं मिल रही है, तो किसी को उठा के थोड़ी बैठ जाएंगे, वेट करेंगे। तो आपको वेट कराया जाएगा, तो आप वेट करेंगे। जब दूसरा वाला खा लेगा उसको, वो चला जाएगा, फिर आप अंदर चले जाएंगे। ये काम होता रहता है, इसी को हम सिंक्रोनस कहते हैं। तो एक डेटा आ रहा है, एक डेटा जा रहा है। क्लियर है ये? तेज सिंह समझ में आया? हाँ निकिता, वेरी गुड। 100 MB कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन किसी को? एनी कंफ्यूजन? हाँ, एग्जाम्पल में जैसे ट्रैफिक पुलिस, बिल्कुल सही है। ओके, अदिति, नहीं समझ में आया? अदिति क्या नहीं समझ में आया बेटा? क्लियर है आपको कि नहीं क्लियर है? हाँ, ये ओके ओके ठीक है। अच्छा, ये आ गया वाला है मतलब, हाँ वाला, हाँ वाला ना है ये। हाँ वाला ना, वेरी गुड। निकिता का भी हाँ वाला ना है, ठीक है, सही है, सबको आ गया समझ में। चलो, अब हेडिंग डालो रोम। हेडिंग रहेगी अब रोम। रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी यानी कि इन रोम, नाम से ही समझ में आ रहा है, इन रोम डेटा कैन बी stored and data can be stored and read. Data of ROM can not be changed. रोम ऐसी मेमोरी होती है जिसके डेटा को चेंज नहीं किया जा सकता है, इसके डेटा को चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, रोम इज नॉन वोलाटाइल
नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि इसमें जो भी डेटा स्टोर्ड रहेगा, इसको पावर चाहे आए चाहे ना आए, डेटा एक बार स्टोर हो गया तो स्टोर हो गया, ठीक है, फिर वो डेटा डिलीट नहीं होगा। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। और क्या होता है ये मेमोरी? रोम इज इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी होती है, ये दिखती नहीं है मेमोरी, ये अंदर रहती है। रोम इज इंटरनल मेमोरी, ये मेमोरी दिखेगी नहीं, अंदर रहती है। इस मेमोरी को कहते हैं ऑन बोर्ड मेमोरी, इसको ऑन बोर्ड मेमोरी कहते हैं, यानी ये बोर्ड पे चिपकी हुई रहती है, चिप टाइप की रहती है, इंटरनल मेमोरी, ठीक है। चिप, जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट होता है ना, वैसे ये आईसी की तरह चिप होती है, आईसी से ही बनती है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो खैर, चिप होती है और ये इंटरनल होती है, ऑन बोर्ड मेमोरी कहते हैं। ऑन बोर्ड का मतलब होता है कि ऑन मदरबोर्ड। देखो जैसे क्या कहते हैं, पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव आप निकाल सकते हैं, हार्ड डिस्क आप निकाल सकते हैं, सीडी आप निकाल सकते हैं कंप्यूटर में से, फ्लॉपी निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक टेप, बहुत सारी मेमोरीज होती है वो निकाल सकते हैं, लेकिन रोम को आप नहीं निकाल सकते हैं, ये बोर्ड पे फिक्स होती है, ठीक है। यानी कि ये कैसी मेमोरी है? फिक्स मेमोरी है और इंटरनल मेमोरी है, ठीक। और ये क्या क्या करती है, और भी देख लेते हैं कुछ पॉइंट, फिर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो बताइएगा। ये बोर्ड लिख लिया ये वाला, चेंज करें? अगर आपने बोर्ड लिख लिया हो तो चेंज करें। और इसी के पॉइंट्स हैं ये आगे। रोम इज यूज टू स्टोर इंटरनल प्रोग्राम्स। इंटरनल प्रोग्राम्स, अब ये इंटरनल प्रोग्राम्स क्या होते हैं, ये लिख लेते हैं। इंटरनल प्रोग्राम्स आर used to activate the computer system। इंटरनल प्रोग्राम्स आर यूज टू एक्टिवेट द कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए जिन प्रोग्राम्स का यूज होता है उसे हम इंटरनल प्रोग्राम्स कहते हैं। और वो इंटरनल प्रोग्राम कहाँ स्टोर होता है? रोम में। यानी कि जो हमारे इंटरनल प्रोग्राम्स हैं इनका यूज क्या होता है, ये अब समझते हैं पहले, कि ये जो इंटरनल प्रोग्राम्स हैं ये क्या करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ एक्टिवेट द कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम को जब हम स्टार्ट करते हैं, जैसे ही स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग में जब भी कंप्यूटर को, लैपटॉप को या लैब में रखे हुए सिस्टम को या आपके घर में रखे हुए कंप्यूटर को, लैपटॉप को ऑन करते हैं, तो कुछ इन्फॉर्मेशन आती, होता क्या है कि जो इंटरनल प्रोग्राम्स होते हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं और सिस्टम को चेक करते हैं। यानी कि इंटरनल प्रोग्राम क्या कर रहे हैं? स्टार्ट चेकिंग ऑफ सिस्टम, ये क्या करते हैं? सिस्टम को चेक करते हैं, ठीक है ना। और इन इंटरनल प्रोग्राम्स को बायोस कहते हैं, इंटरनल प्रोग्राम ऑफ रोम, जो कि रोम में स्टोर होते हैं, इज नोन एज बायोस।
बायोस का फुल फॉर्म लिख लीजिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। यानी कि आपसे अगर कोई ये पूछे कि व्हाट इज बायोस, तो आप कहेंगे बायोस इज इंटरनल प्रोग्राम्स। अब कोई भी इंटरनल प्रोग्राम क्या है, तो वो प्रोग्राम जो सिस्टम की चेकिंग के लिए यूज होते हैं। कब? जब सिस्टम को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो ये बायोस कब एक्टिवेट होगा? बायोस एक्टिवेट व्हेन यूजर स्टार्ट द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम फौरन तैयार नहीं हो जाता है काम करने के लिए, इसको पहले तैयार करना पड़ता है। तैयार करने के लिए जो प्रोग्राम होते हैं वही बायोस होता है। सिस्टम प्रोग्राम को कैसे चेक करते हैं? सिस्टम प्रोग्राम को हम लोग चेक नहीं करते हैं अपने लेवल पे, उसके लिए आपको हार्डवेयर इंजीनियर होना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटरनल प्रोग्राम है। चिप लेवल प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए, तब आप तेज सिंह सिस्टम प्रोग्राम को चेक कर सकते हैं। लेकिन आपको क्योंकि ये इंटरनल वर्किंग है ना, इसमें आप कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सा इंटरनल काम चलता रहता है, जैसे हार्ट बीट, हार्ट धड़क रहा है, उसमें गंदा खून जा रहा है, साफ खून बाहर निकल रहा है, ऑक्सीजन जा रही, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, हीमोग्लोबिन जा रहा है, ऑक्सीजन जा रही, दुनिया भर का काम हो रहा है। उसमें आप उसको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर, चेक भी नहीं कर सकते हैं कि हार्ट को ऐसे खोल लिया और चेक कर लिया, देख लिया, तसल्ली हो गई, हाँ भाई हार्ट बढ़िया काम कर रहा है, फिर बंद कर दिया। ऐसे फाड़ा, देख लिया लंग्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, देखा हाँ लंग्स काम कर रहे हैं, फिर बंद कर दिया। पेट फाड़ा, देखा इंटेस्टाइन काम कर रही, खाना वाना उसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा है, फिर बंद कर दिया। ये करोगे तो क्या कहते हैं, इसके लिए आपको डॉक्टर होना पड़ेगा, वो भी सर्जन। स्टार्ट चेकिंग का मतलब होता है तेज, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं। अब आप लोग कंप्यूटर को ऑन कर, जैसे मोबाइल को ऑन करते हैं, तो मोबाइल का एग्जांपल ले लेते हैं। मोबाइल को आप सभी लोग क्लास के बाद ऑफ करिएगा, अभी मत ऑफ कर दीजिएगा। क्लास लेने के बाद सभी लोग अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करिएगा। स्विच ऑफ करने के बाद फिर ऑन करिएगा। ऑन करते ही आपको फौरन स्क्रीन नहीं चलाने लगेंगे, ऑन करने में थोड़ा उसको समय लगेगा, कुछ उसका लोगो आएगा, कुछ थोड़ी देर करता रहेगा, कुछ इंटरनल काम होता रहेगा, उसके बाद वो टावर आवर पकड़ेगा, फिर आपके सामने स्क्रीन आ जाएगा, देन यू स्टार्ट वर्क। तो सिस्टम को रेडी करने के लिए जो प्रोग्राम चलता है इनिशियली, शुरुआती प्रोग्राम, वो प्रोग्राम बायोस होता है। वो प्रोग्राम स्टोर कहाँ होता है? किस मेमोरी में? रोम में। इसीलिए रोम को इंटरनल मेमोरी कहा जाता है। समझ में आ गया? ओके। तो यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है बायोस एक्टिवेट। बायोस एक्टिवेट, देखो समझो पहले, बायोस जो है ये है क्या? बायोस प्रोग्राम का नाम है। ये बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, इंटरनल प्रोग्राम, तो बायोस क्या है? इंटरनल प्रोग्राम है। इनका काम क्या है? ये एक्टिवेट है, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं कब? व्हेन यूजर स्टार्ट द कंप्यूटर सिस्टम। जैसे ही हम कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करेंगे, कंप्यूटर चेक करने, क्या चीज चेक करेगा? वो चेक करेगा ऑल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर कनेक्टेड, रैम इज कनेक्टेड, हार्ड डिस्क इज कनेक्टेड, करंट इज प्रॉपरली गोइंग ऑन, सारी चीजें चेक करेगा, यानी कि ऑल चेक। ठीक। चेक करने के बाद नाउ द यूजर कैन स्टार्ट द वर्किंग। ये बात समझ में आई अभी? क्लियर है? जिस तरीके से, जैसे आप लोग बारात वारात में गए हैं, बारात में डीजे में किसने किसने डांस करा है? डीजे वीजे अब आजकल तो यार सब बंदी है। डीजे वीजे में गए होगे ना, डीजे के साथ बारात वारात करने? कुछ लोग गए हैं कि नहीं? सड़कों पर नाचते नाचते जाते हैं ना। तो ये बताओ कि डीजे वाला जो है वो कै बजे आ जाता है? डीजे वाला, आप लोग बारात में पहुंचते हैं 8 बजे 9 बजे, अब तो खैर जल्दी हो गया, नहीं पहले लोग 11 12 बजे पहुंचते थे, 1 2 बजे बारात पहुंचती थी। अब सब एकदम राइट टाइम हो गए हैं, क्योंकि वो क्या कहते हैं, बंद कर देता है।
उठा के डीएम जो है बंद कर देगा, बारात और डीजे सब जेल में। तो होता क्या है देखो, उसमें होता ये है कि डीजे में वो 6-7 बजे आके खड़ा हो जाएगा। अब 6-7 बजे वो पहले चेक करेगा, सब साउंड चेक हो रहा है, लाइट जल रही है कि नहीं जल रही है, म्यूजिक के हिसाब से लाइट बंद हो रही है, लाइट ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, ठीक है, सारे गाने बज रहे हैं, ट्रैक चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। क्योंकि अगर बारात जब उठ गई और बारातियों ने जब माहौल बना लिया और उसके बाद अगर कुछ भी हुआ तो डीजे को सब लोग फोड़ डालेंगे, क्योंकि सभी लोग बहुत तपे हुए रहते हैं उसमें। तो डीजे को सबसे आसान टारगेट होता है, डीजे को फोड़ डालो। तो बाराती फोड़ डालेंगे उसको, डीजे को। इसलिए डीजे पहले से कहता है हमारी शामत ना आए, पहले चेक कर लो, साउंड आ रहा है, स्पीकर चल रहा है, गाड़ी आगे बढ़ रही है, जनरेटर चल रहा है, जनरेटर में तेल है, जनरेटर चलाओ बंद करो, चलाओ बंद करो, 2-3 बार ऑन ऑफ कर लेता है। कि बारात उठते समय और बाराती जब अपना एकदम पूरे फुल उसमें फुल फ्लैश होंगे बिल्कुल अपनी फॉर्म में होंगे, तो कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये चेकिंग जो करते हैं उस समय आप इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, जब वो चेकिंग कर रहे हो, कि जिस समय चेकिंग कर रहे हो उसी वक्त आप खड़े हो गए कि नागिन धुन लगाओ हम नाचेंगे, तो कहे भाई साहब निकल लीजिए अभी हम तैयारी कर रहे हैं। तो बायोस जब काम कर रहा होता है तब यूजर उसमें इंटरफियरेंस नहीं कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि सिस्टम पे तो आप तभी काम करते हैं जब डेस्कटॉप आता है। डेस्कटॉप आने से पहले और सिस्टम को ऑन करने के बाद बीच में जितना काम होता है उसी को हम वो कहते हैं बूटिंग प्रोसेस। उसको हम अभी आपको खैर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि बूटिंग प्रोसेस क्या होता है। अभी सिर्फ आपको हम ये बता रहे हैं कि बायोस एक प्रोग्राम्स होते हैं, इंटरनल प्रोग्राम्स होते हैं। इनका काम होता है सिस्टम को ऑन करते ही चेकिंग करना। क्या चेक करना? कि आउटपुट डिवाइस वर्क कर रहा है, इनपुट डिवाइस वर्क कर रहा है, करंट जा रहा आ रहा है, सारी मेमोरी अप टू डेट है, हर चीज़ प्लग प्लग है, हर चीज़ लगी हुई है, हर चीज़ अटैच्ड है, कोई सी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस सिस्टम स्टार्ट होता है और सामने आता है डेस्कटॉप। नाउ यूजर कैन डू देयर वर्क, यूजर अपना काम कर सकता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? और ये जो चेकिंग होती है, इसको स्टार्ट करने की ये जो चेकिंग होती है, ये इसको इसको कहते हैं पोस्ट। क्या बोलते हैं? पोस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अब देखो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये टेस्ट कब स्टार्ट होगा। पावर ऑन होते ही एक टेस्ट होगा, और उस टेस्ट को क्या कहेंगे? सेल्फ टेस्ट। अपने आप को सिस्टम टेस्ट करता है कि हम सही हैं, हम वर्क कर रहे हैं। जब सब चेक कर लेता है तो अपने आप को समर्पित कर देता है कि लो यूजर, अब इस पे तुम माउस चलाओ, राइट क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक करो, इंटर करो, स्पेस बार दबाओ, कुछ हो करो। बात समझ में आई? अब बताओ इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? एनी प्रॉब्लम? एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? नहीं? लिखो टाइप्स ऑफ रोम। टाइप्स ऑफ रोम। जल्दी लिखो, 6 मिनट में खत्म हो जाएगी मीटिंग। यहाँ पर हम लिखेंगे रोम, पी रोम, ई पी रोम, ई ई पी रोम। ठीक है। अब इसमें इसका सबसे पहले सब में फुल फॉर्म लिख लेते हैं। ये तो रीड ओनली मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी। P for programmable read only memory, programmable read only memory। लिखते चलो साथ में। EPROM is erasable programmable
read only memory. EEPROM is electronically electronically erasable programmable read only memory। फुल फॉर्म लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। अब इनका जो है हम ये देख लेते हैं कि ये जो रोम होती है ये कैसी होती है, ये होती है ब्लैंक, नहीं ब्लैंक नहीं, इसको लिखेंगे हम ऐसे, इसमें आप लिखेंगे प्री स्टोर्ड डेटा। प्री स्टोर्ड मतलब इसमें पहले से डेटा स्टोर्ड रहता है, ठीक है। इसमें लिखेंगे ब्लैंक, इसमें भी लिखेंगे ब्लैंक, इसमें भी लिखेंगे ब्लैंक, ठीक है। ये लिख लिया। अब ये जो रोम है इसमें लिखा है प्री स्टोर्ड, तो ये जो काम होता है इसमें जो प्री स्टोर्ड लिखा है ये कहाँ पर होता है, ये मैन्युफैक्चरिंग के टाइम, जिस समय इस रोम को बनाया जाता है कंपनी में, उसी समय इसमें डेटा डाल दिया जाता है, ठीक। और चूंकि ये ब्लैंक होती है तो ब्लैंक के बाद, ब्लैंक अगर है तो इसमें डेटा डाला जा सकता है बाद में, ठीक है ना। तो आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर इसको ब्लैंक बना दिया जाता है, ब्लैंक का मतलब खाली रहती है ये रोम, जो पी रोम होती है ये खाली मिलती है, इसमें अपने अकॉर्डिंगली हम डेटा को डाल सकते, हम का मतलब होता है जो बड़ी बड़ी कंपनी है ये हम लोग के अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं मिलेगा, जैसे डेल है, एचपी है, आसूस है, लेनोवो है, ये सब ब्लैंक रोम भी खरीद सकते हैं या पहले से उसमें भरा हुआ बायोस ले सकते हैं या अपना बायोस डाल सकते हैं बना करके। तो अगर अपना डालना होगा तो क्या चाहिए होगा, कैसा चाहिए होगा, ब्लैंक चाहिए होगा। अगर कंपनी द्वारा डाला गया होगा तो आपको प्री स्टोर्ड चाहिए होगा। ये कंपनी लेवल पे बात हो रही है, हम लोग अपने लिए की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक। और ये फिर बाकी ये भी ये जो ब्लैंक है इसमें भी आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, इसमें भी आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। बस अब इन सब में एक एक फर्क और होता है, क्या वॉइस नहीं आ रही है? सबको तो आ रही है वॉइस। अच्छा, अब यहाँ पर अब 1 मिनट बचा है, ये 1 मिनट में हम आपको ये बता देते हैं कि इसमें के जो डेटा है, यहाँ लिखो डेटा कैन बी डिलीटेड, और इसमें भी डेटा कैन बी डिलीटेड, ठीक है। बस इसमें ई रोम में और ईपी रोम में, इसमें यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज यूज होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज फॉर डिलीशन, और इसमें इलेक्ट्रिकली डिलीशन। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, टाइम एकदम ओवर होने वाला है। फिगर जल्दी से तुम लोग कर लो, बाकी नेक्स्ट क्लास में। हाँ, इनमें डिलीट नहीं होगा, इसमें नो डिलीशन, ठीक है। चलो फिर बाय, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।